दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी दिन था। इसमें जो मुख्यमंत्री का भाषण रहा, जिसे दहाड़ कहा जा रहा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने तो एक ट्वीट करके इसका बड़ा मखौल उड़ा दिया। उन्होंने कहा है कि योगी जी सामने तो कह रहे थे हम लोगों से, लेकिन पीछे कोई और था जिससे वो कहना चाह रहे थे। और दिल्ली दरबार में जो उनकी फजीयत हुई है, उसकी जो भड़ास थी वो उन्होंने लखनऊ में आकर कल निकाल दी। तो ये उन्होंने क्या किया और व्यंग्यवाड़ छोड़े हैं। उनको कुछ योगी जी की बॉडी लैंग्वेज भी भाषण दे रहे थे और उनके जो शब्द थे वो भी कुछ इतने गूढ़ थे कि इसलिए उनको अखिलेश को उसकी ढंग की व्याख्या करने का मौका मिल गया। बहरहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन योगी जी ने जो सार रूप में जो कहा कि जो उनका जो जोश और जोर जिन बातों पे वो था, वो इसमें एक बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नौकरी करने नहीं आया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही हो। मेरी इससे मैं तो जिस मंदिर का महंत हूँ उसमें उसके महंत रहते हुए मेरी प्रतिष्ठा इससे ज़्यादा बढ़ी थी। तो मुझे ये भी प्रलोभन नहीं कि इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो इसलिए मैं काम करूँगा, चीज़ों को दुरुस्त करूँगा। ये उन्होंने जो है अपने भाषण में जो दो मुख्य बातें हैं वो मुख्य बातें ये कही। अब इससे हमें एक बात ध्यान आ गई, वो जो हम वर्तमान थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। ये हमने इसको जो राजनीतिक जो द्वंद्व इसमें है उससे अलग हटके और हम इसका ये बताना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को, जिन्हें अपनी शान को राजनीति के बड़े से बड़े पद, बड़े ऊंचे से ऊंचा पद से ज़्यादा बड़ी लगती थी अपनी शान और या उसको प्रतिष्ठा करनी। जैसे 1957 में बलरामपुर के राजा थे, तो बलरामपुर के राजा कांग्रेस से बहुत करता था। ज़्यादातर राजा कांग्रेस से करता थे, क्योंकि नेहरू जी ने जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम लागू कर दिया था और उसमें राजाओं की जमींदारों की ज़मीनें छिन रही थी और वो गरीब शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांटी जा रही थी। तो इससे राजाओं को तकलीफ़ होना एक स्वाभाविक था। और वैसे तो राजाओं का कोई आज़ादी की लड़ाई में तो योगदान रहा नहीं था, वो तो अंग्रेज़ों के तलवे छाट रहे थे राजा। तो राजा होने के आधार पर वो जो है कोई गर्व और गौरव करने के अधिकारी तो नहीं है। ये बात दूसरी कि इसलिए आज़ादी के बाद की सरकारों ने उनको जो है इसलिए उनको महत्व देने में संकोच करती थी। वो जानती थी कि जनभावनाएं इनके खिलाफ हैं। इनके जो रियासतों में भी जो आज़ादी की लड़ाई के लिए जो लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पे देशभक्त जनता को पीटा जा रहा था। तो वो उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा कैसे हो सकती थी, आदर कैसे हो सकती थी। तो ये एक बात थी। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज तो कम से कम दूसरे राज्यों में नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका नेतृत्व योगी जी कर रहे। तो योगी जी तो उनके जो है आभा मंडल से बहुत प्रभावित हैं, राजाओं के आभा मंडल से, और बड़े अभिभूत रहते हैं। वो राजाओं को अतिरिक्त सम्मान देते हैं और वो राजाओं का जो है वो आदर देना और देश को आदर देने के बराबर समझते। ये कई जो है उनकी पार्टी के, क्योंकि उनकी पार्टी भी कोई पहले एक ज़माने में व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों की पार्टी नहीं थी। आज है कि मोदी योगी उस पर यह आरोप लग रहा है कि वो तो क्रोनी कैपिटल की तरफ जाती, वरना छोटे दुकानदारों की उनकी पार्टी रहा करती थी। ऐसी उसमें छोटे किसान आए, पिछड़े वर्ग में भी उसने जो एक पैठ बनाई, ज़बरदस्त पैठ बनाई, इसलिए वो ऊंचाई तक मतलब पहुँचे। तो जो हाशिए पर एक तरह से पड़े हुए लोग थे या जो उपेक्षित लोग थे, उन लोगों को सत्ता में
सत्ता के केंद्र में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी का जो वो है जनाधार है, वो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार राजाओं के महिमा मंडन को तो बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करता, वो इसमें असहज हो जाता। लेकिन योगी जी की तो बात ही अलग है, उनकी नीति तो कई मामलों में पार्टी से अलग रहती। बहरहाल तो 1957 की मैं बात कर रहा था। 1957 में राजा बलरामपुर नाराज थे कांग्रेस से, और वो ये जो है कांग्रेस के को लेके, कांग्रेस के लिए उनके मन में जो बदले की आग जल रही थी उसको ठंडा करने के लिए वो बलरामपुर में संसदीय चुनाव में कांग्रेस को हराना चाहते थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि राजा साहब आप चुनाव मैदान में उतार दीजिए, हम लोग जो है आपकी पूरी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए और आपको इतने बड़े बहुमत से जिताएंगे कि कांग्रेस की जो है कांग्रेस को नीचा देखना पड़ेगा, कांग्रेस की जो है पूरा यहाँ पे वो कांग्रेस को उसकी औकात हम लोग दिखा देंगे। लेकिन तो राजा साहब वो उस मिजाज के थे जो योगी जी ने कहा कि नहीं, हमारी तो प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री पद से बड़ी है, हम तो मुख्यमंत्री, या कहने का भाव उन्होंने कहा नहीं लेकिन कहने का भाव दिया कि मुख्यमंत्री तो हमने यहाँ की जो सताई हुई जनता है उसके उद्धार के लिए उस पर उपकार किया, हमने मुख्यमंत्री बनने का पता नहीं किया है, नहीं किया, ये एक अलग बात है। लेकिन राजा बलरामपुर को ये स्वीकार नहीं था कि इतने बड़े दुनिया के इतने बड़े देश की महापंचायत का सदस्य होना कितने गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए, कितने महत्व की बात होनी चाहिए। लेकिन राजा बलरामपुर साहब की निगाह में उसका नहीं था। वो जो उनकी अपनी जो परंपरागत राजसी ठाट थी वो समझते थे कि नहीं, हम तो देने वाले हैं, हम सांसद बनने के लिए लोगों से वोट की याचना करने जाएं, ये तो हमारे शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँ। और फिर किसको लड़ाया जाए। तो उस समय अटल जी जिला प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे बलरामपुर में, और एक उदीयमान युवा नेता की छवि उनकी बसी हुई थी, उनकी जो है उनकी उदीयमान युवा नेता की छवि उनके थी राजा बलरामपुर के अंदर। तो और वो उसका एक भविष्य के नेता के रूप में भी इस कारण से वो उनको देख पा रहे थे अटल जी को। तो उन्होंने कहा कि हम तो अटल बिहारी वाजपेयी को लड़ाएंगे, इस नौजवान को लड़ाएंगे। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मौका दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद में बराए मेहरबानी बलरामपुर के राजा के पहुँचे। लेकिन बलरामपुर के राजा ने कहा कि मैं जो है मुझे नहीं है, मेरी तो शान जो मुझे विरासत में मिली वो मेरी शान इतनी ऊंची है कि इस शान को मैं इस शान को मैं उसके आगे फीका समझता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करूँ। फिर ये तो हो गया राजा बलरामपुर का उदाहरण। इसी तरह एक उदाहरण ग्वालियर रियासत का है। ग्वालियर रियासत तो पहले तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे महाराजा जीवाजी राव सिंधिया। अल्प समय में वो दिवंगत हो गए, और उसके बाद में राजमाता विधवा हो गई। और उसी दौरान द्वारिका प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और द्वारिका प्रसाद मिश्रा बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण थे, बहुत ही स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, नेहरू जी के समकालीन थे। वो नेहरू जी को भी सुना दिया करते थे। तो अब उनका तो मिजाज अलग किस्म का था। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जब शपथ ली तो मंत्रिमंडल के बारे में गठन के बारे में विचार कर रहे थे। तो ग्वालियर के महल से उनके पास में जो सिफारशी पत्र भेजा, जिनमें ग्वालियर महल की जो इच्छा थी कि जिन लोगों को बनाया जाए, तो सिफारशी पत्र को देख के उन्होंने कहा कि अब जो है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी राजा और महाराजा की संस्तुति नहीं चलेगी, मैं अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल बनाऊंगा। और उन्होंने महारानी राजमाता विजयाराजे सिंधिया का की जो भेजी हुई संस्तुति का जो पत्र था जिन नामों का, तो उस पत्र को फाड़ के फेंक दिया। राजमाता को तो पता चला कि तो राजमाता ने बहुत क्रोध आया। तो राजमाता ने कहा कि इस जो है घमंडी पंडित को मैं सबक सिखा दूंगी। और राजमाता ने महल की पूरी ताकत झोंक दी
जिसके कारण द्वारका प्रसाद मिश्र को परिचित होना पड़ा। उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और चली गई। अब इसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बने? राजमाता की राजमाता किसे मुख्यमंत्री बनाए? तो लोगों ने निवेदन किया कि राजमाता से कि आप ही मुख्यमंत्री बने, अब आप ही नेतृत्व करें संयुक्त विधायक दल का, सम्मिलित सरकार का। तो राजमाता ने भी वही बात कही जो बलरामपुर के राजा ने कही कि मैं तो महारानी हूँ, ऑलरेडी महारानी हूँ। महारानी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो चुने हुए चुना हुआ मुख्यमंत्री से तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लोग बहुत उन्होंने विनय करते रहे, लेकिन राजमाता को अपनी ठसक के आगे और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का पद तुच्छ लगा। और राजमाता ने ये अंत व्यवस्था ये हुआ कि राजमाता की कृपा पात्र थे गोविंद नारायण सिंह, और गोविंद नारायण सिंह को जब के नाम पर उन्होंने मोहर लगाई और उन्हीं की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हो गई। फिर एक और मौका आया 1977 में। उसके पहले क्या था कि राजमाता ने इन कारणों से कांग्रेस तो छोड़ ही दी थी, और वो चूँकि जनसंघ के अध्यक्ष उस समय अटल जी थे, और अटल जी के जो पिता थे वो ग्वालियर रियासत के मुलाजिम भी थे और साथ साथ में पुरोहित भी थे। तो अटल जी को वो परिवार के सदस्य की तरह समझती थी। तो अटल जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हों उस पार्टी में ही जाना उनका लाजमी था। तो वो अटल जी वो जो है वो जनसंघ में शामिल हो गई कांग्रेस छोड़ने के बाद। और उस समय जनसंघ के सामने बड़ा धन का बड़ा संकट था। जनसंघ को बहुत कम चंदा मिल पाता था, कांग्रेस से उसका मुकाबला कर पाना तो दूर की बात है, खड़ा रह पाना, अपना अस्तित्व बचाए रखनी मुश्किल था। तो पूरा जनसंघ का खर्चा महल ही उठाने लगा। ये हो गई तो पूरी एक तरह से वो एक जनसंघ की अन्नदाता बनी। और जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के बाद में जब इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी तो इमरजेंसी लगाकर जो उन्होंने जेल में ठूंसा प्रतिपक्ष के नेताओं को, तो विपक्ष के नेताओं ने उसका बदला चुकाने के लिए इंदिरा गांधी से सारे नेता एक हो गए, और जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ थी सब जो है एक होकर उन्होंने एक अलग जनता पार्टी बनाई। तो उसमें जनता पार्टी में जो अन्य पार्टियाँ शामिल हुई उसमें जनसंघ भी शामिल हो गई, और जनसंघ को बहुमत मिल गया 1977 के चुनाव, और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बन गए। अब मोरारजी के जब मंत्रिमंडल की गठन की बारी आई तो अब मोरारजी ने अलग अलग जो घटक दल थे जनता पार्टी के, जो जनता पार्टी में जो दल विलीन हुए थे, तो उन सब का अलग अलग मंत्रियों के मामले में उनका कोटा तय कर। तो जनसंघ का 4 कैबिनेट मंत्रियों का कोटा तय हुआ। तो अटल जी स्वाभाविक था कि अटल जी को सबसे पहले राजमाता के पास पहुंचना पड़ा। वो राजमाता से कहने के लिए गए कि 4 मंत्री बनने हैं, तो सबसे पहले नाम हम आपका दे रहे हैं, और आप कौन सा विभाग चाहती वो प्रधानमंत्री से मांगे। तो फिर राजमाता ने कहा कि मैं तो राजमाता हूँ, मैं इतनी बड़ी रियासत की, मध्य भारत रियासत की राजमाता हूँ, और मैं मंत्री बनूंगी। मैं दूसरे लोगों को मंत्री बनाए, तुम खुद मंत्री बनाओ अटल जी, और आडवाणी जी को बनाओ, और बाकी मतलब तय करो किन किन को मंत्री बनना। मैं मंत्री नहीं बनूंगी, मैं मोरारजी की अध्यक्षता में काम करूँगी। मैं तो खुद ही एक तरह से संप्रभु शासक हूँ ग्वालियर की राजमाता के रूप में। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समझा, तो बहुत उन्होंने विनय करते रहे अटल जी राजमाता से, लेकिन राजमाता उन्हें मंत्री बनना गवारा नहीं किया। ये 2 उदाहरण हो गए। अब एक कुछ ही दशक पहले का उदाहरण संजय सिंह अमेठी के राजकुमार, जहाँ से प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे। तो संजय सिंह का एक अलग ही महत्व था, और यही कारण था कि संजय सिंह को 28 वर्ष की उम्र में ही उनको कैबिनेट मंत्री बनवाना पड़ा। तो संजय सिंह चाहते थे कि इतनी छोटी उम्र में ही वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन संजय सिंह की दाल अरुण नेहरू की वजह से गल नहीं पाई। अरुण नेहरू के ऊपर भी बहादुर सिंह ने जो अरुण नेहरू को जैसे संतुष्ट किया जाता संतुष्ट कर लिया, और अरुण नेहरू के प्रभाव में उन दोनों राजीव गांधी और सोनिया गांधी थे। और सोनिया गांधी को भी नजराने पेश कराए गए वीर बहादुर सिंह की तरफ से, और सोनिया गांधी ने मोहर वीर बहादुर सिंह की तरफ लगा दी, और वीर बहादुर सिंह के नाम पर लगा दी, तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बन गए। अब ये खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए संजय, और वीर बहादुर सिंह जो उनकी निगाह में 2 टके के ठाकुर, तो गोरखपुर के एक सामान्य
किसान थे, 5-10 बीघा ज़मीन थी उनके घर में। और दूसरा ये है कि वो उन्होंने लंबे समय तक तो इतनी गरीबी हालत थी कि कांग्रेस के लखनऊ का जो प्रदेश कार्यालय था उसमें वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम किया और उसको मुख्यमंत्री के रूप में उनको अपने सिर पर लादना पड़े। ये तो संजय सिंह को इसमें तो ये बात बड़ी नागवार गुजरी, लेकिन वीर बहादुर सिंह बन गए और संजय सिंह इस मौके की तलाश में रहने लगे कि वीर बहादुर सिंह को कब वीर बहादुर सिंह ये इस कलंक को वीर बहादुर सिंह को वो अपने माथे के लिए कलंक समझ रहे तो उसको हटाए। तो जैसे आज योगी जी की अदब नहीं कर रहे उनके उप मुख्यमंत्री, उसी तरीके से जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल राजा थे, रंजीत सिंह हों चाहे संजय सिंह हों, ये लोग भी जो है मुख्यमंत्री की कदर नहीं करते थे, मुख्यमंत्री का अदब नहीं करते। तो मुख्यमंत्री जानते थे कि ये लोग वीर बहादुर सिंह जो है ये जानते थे कि इनका मौका लगेगा तो ये लोग मुझे घोल के पी जाएंगे और मुझको जो है पैदल कर देंगे। तो वीर बहादुर सिंह राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ध्यान रखा था कि मैं उनको मौका मिले इसके पहले मैं ही इनको निपटा दूंगा। तो ये एक दिन ये हुआ कि परिवहन विभाग संजय सिंह के पास में था और एक दिन ये हुआ कि कानपुर में जाजमऊ पुल से परिवहन विभाग की जो बस है वो गंगा नदी में डूब गई, जिसमें कई दर्जनों यात्री मारे गए। वीर बहादुर सिंह तत्काल मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने और घायलों की चिकित्सा व्यवस्था देखने के लिए कानपुर आ गए और कानपुर में उन्होंने डेलीबरेटली जानबूझ के उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक कमेंट कर दिया। जब पत्रकारों ने पूछा तो घटना का कारण, तो उन्होंने कहा मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ। तो ये लगा कि उन्होंने जो है मेरी कार्यकुशलता है उस पर कटाक्ष किया है, उस पर आक्षेप किया है संजय सिंह को। और उन्होंने कहा ये 2 टके के ठाकुर की इतनी हिम्मत के मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो मुझ पर टीका टिप्पणी करेगा, ये संजय सिंह तो आपक हो बैठे। और संजय सिंह ने क्या काम किया कि संजय सिंह ने प्रयास किया कि वो राजीव गांधी उनकी अहमियत जानते तो उनके अपने गोसे से परिचित करा के उसी दिन वीर बहादुर सिंह का जो है राजनीतिक उससे काम तमाम करा चुके हैं। लेकिन वो वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो संजय सिंह ने उनको अपना जो है वो दिखाने के लिए, अपना ताव दिखाने के लिए खुद मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफे की पेशकश की और राजीव गांधी उनको ये इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाते। इसके पहले वीर बहादुर सिंह को मौका मिल चुका था, उन्होंने ढंग से राजीव गांधी के कान भरे कि वो संजय सिंह का इस्तीफा मंजूर हो गया। वो कांग्रेस से बाहर हो गए और वो अपने जो रिश्ते में ससुर लगते थे बीपी सिंह, उनके साथ में उनको जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो समझते थे कि मैं ठसक वाला हूँ, तो ठसक वाला हूँ तो एक बार उन्हें लगा कि जो है मेरी ठसक के खिलाफ काम हुआ, मेरी शान के खिलाफ काम हुआ। तो संजय सिंह ने संजय सिंह को फिर जो है उसमें इतना ताव में आ गए कि वो संजय सिंह ने अच्छे खासे में मंत्री पद गंवा दिया। ये जो है शान वालों की ये होती है, जो शान की मतलब बात करते उनका जो है उनका रवैया ये होता है। जो ये इसलिए मुझे ध्यान आया कि योगी जी प्रतिष्ठा की और शान की बात कर रहे हैं, अब तो इसलिए तुलना होगी कि योगी जी की शान इन जो हमने उदाहरण दिए इन शख्सियतों जैसी कहाँ तक है, मतलब उनकी शान और इनकी शान में क्या साम्य है या क्या तुलना है, ये होगा, ये इस बात का आकलन होगा। तो इसलिए इसका मुझे प्रासंगिक लगा, इसलिए मुझे ये जो है ये कहना पड़ा। वैसे तो ये है कि योगी जी की शान में बट्टा लगाने का, उनकी खुददारी को चोटिल करने का कोई मौका इस समय छोड़ा नहीं जा रहा। योगी जी जब वहाँ पे आए, योगी जी ने ये समझ लिया था कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस ढंग से एक धर्म विशेष के लोगों के हौसले जिस ढंग से पस्त किए, तो उन्हें ये था कि देश भर में ये चर्चा
होने लगी थी कि अब मोदी जी की तरह ही, मोदी जी के बाद जो इसके में दूसरे सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट है। तो योगी जी को गलतफहमी ये हो गई थी कि मैं मोदी जी के मुकाबले में पहुंच गया हूँ। लेकिन अब योगी जी ये एहसास नहीं कर पाई, ये अनुमान नहीं कर पाए कि वो तो एक आधी पैंतरे में पारंगत है योगी जी, लेकिन जो मोदी जी है वो तो साम दाम दंड भेद, जो राजा के लिए जितने पैंतरे जरूरी होते सभी में उनको महारत हासिल है, और इसलिए वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर वो मुकाबला करने की कोशिश करेंगे और मोदी ने भी अगर कोई चरखा दांव जैसा कोई दांव लगा दिया तो उनकी हालत क्या बनेगी। तो यही हुआ कि जब मोदी ने ये भापा कि नहीं योगी ये भले ही उनकी सार्वजनिक रूप से उनका स्तुति गान करते हों, लेकिन उनके मन में कहीं गुमान आ गया है, कहीं हमसे कहीं बराबरी का भाव आ गया है, वो हमारी कुर्सी का दावेदार अपने आप को समझने लगे हैं। तो फिर मोदी और शाह ने मिलकर जो पैंतरे खेले, अब ये तो देखिए अगर ये देखा जाए वो योगी जी को देखना चाहिए कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उनके सामने ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ थी जितनी योगी जी के सामने नहीं है। योगी जी तो उस समय तो गुजरात में पटेल किसी गैर पटेल को सत्ता कुर्सी पर रहने नहीं देते थे, मुख्यमंत्री कुर्सी पर, और वो पटेल को हटा के और सत्ता में आई तो पटेल उनको कैसे टिकने दे सकते थे। और दूसरी बात यह है कि पटेल अगर टिकने कि उनकी अपनी बिरादरी भी, योगी जी की तो अपनी बिरादरी उत्तर प्रदेश में एक उसका अपना एक संख्या बल है, उसकी अपनी एक है हैसियत है, लेकिन मोदी जी की तो विचारों की बिरादरी नगण्य थी। और उस समय हरेन पंड्या जैसी जो के मंत्रिमंडल में ही थे, लेकिन वो एक ताकतवर नेता उनका विरोध कर रहे थे और उनके बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात दूसरी कि कुछ ही समय बाद हरेन पंड्या की रेशमी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उनकी जो पत्नी है वो विलाप करके तमाम आरोप लगाती रही, लेकिन उसकी संतोषजनक ढंग से जांच नहीं हुई। बहरहाल वो हरेन पंड्या की जो बोलती उनकी दुनिया में न रह जाने की वजह से बंद हो गई। अब इसी तरह संजय जोशी पहुंची। संजय जोशी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में पहुंचे, संघ के प्रतिनिधि थे, तो संघ के प्रतिनिधियों से कोई मुख्यमंत्री भिड़ने का साहस नहीं कर पाता। लेकिन और संजय जोशी की संघ के अंदर भी कुछ अलग ही दबदबा था, संजय जोशी का कुछ अलग ही कद था। तो संजय जोशी से तो भिड़ना माने आत्मघाती जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन संजय जोशी का भी जो हश्र किया वो बताने की जरूरत नहीं, मोदी जी ने हश्र किया और उसके 1-2 साल में ही उन्होंने इतने निष्कंटक अपनी स्थिति बना ली गुजरात में कि उनको चुनौती देने वाला भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूर दूर तक नहीं रहा, चूँ करने वाला दूर दूर तक नहीं रहा। दूसरी ओर मोदी है, दूसरी ओर योगी जी है, जो समझ रहे थे कि नहीं मैं तो कल का मोदी हूँ, मैं भी उसी कद से मैं भी जो है मेरा भी विराट कद हो गया उसी तरीके से जैसे मोदी जी ने गुजरात में कर लिया था, वैसे गुजरात में विराट कद हो गया। लेकिन शुरू में तो उनके लिए फिर भी सहूलियत वाली स्थिति थी। शुरू में तो सुरेश राठौर जैसा एक आध ही विधायक था जिसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और लेकिन उसको फिर अंत में पार्टी में जाना पड़ा और उसको जो है तत्काल फांसी में फेंक दिया गया। लेकिन अब जो 7 साल बाद उनकी स्थिति ये है कि उनका दबदबे नाम की उनकी कोई चीज़ नहीं रह रही। उनके दोनों उप मुख्यमंत्री उनको ठल्लू पर रखे हुए, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो उनकी अवहेलना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो और तमाम सारे जो है जो कल तक जो उनके शुभचिंतक थे राजेंद्र सिंह मोती जैसे लोग और तमाम अन्य लोग, वो जो है वो ये बात कह के कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की निरंकुशता चरम सीमा पर पहुंच गई है, उनकी शासन चलाने की क्षमता पर प्रश्न लगा रहे, क्योंकि अधिकारी तो तभी निरंकुश होगा, अधिकारी मनमानी कर रहा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री का कोई अधिकारियों को कोई लिहाज नहीं है, मुख्यमंत्री का उनको डर नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री की क्षमता पे बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है और केंद्र इसमें कोई
तो रोका टाकी नहीं कर रहा। जो ये कहा गया था कि नीति आयोग की जिस दिन बैठक चल रही थी उस दिन दिल्ली में केंद्र पंचायत करेगा और वो डांटेगा उप मुख्यमंत्रियों को और अन्य जो है अन्य लोगों को सार्वजनिक टिप्पणी जो सरकार वो योगी सरकार पे कर रहे हैं उन लोगों को। लेकिन अब ये पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केंद्र किसी को रोकने के मूड में नहीं है। तो जाहिर है कि उकसाया जा रहा है कि जो उन्होंने कहा कि मेरी तो प्रतिष्ठा ऊंची थी, तो मोदी जी की तरफ से कोशिश है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को मुख्यमंत्री पद से वाकई में ऊंची समझ लें और ये देखें कि ये तो घाटे का सौदा हो रहा प्रतिष्ठा के मामले में, जहाँ मेरी इसमें तो प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की बजाय प्रतिष्ठा जो हमारी ऑलरेडी है उसमें घटोत्तरी हो रही। तो फिर योगी जी उतने ताव में आ जाएं कि वो योगी जी अपना पद खुद ही छोड़ दें, खुद ही रास्ते से हट जाएँ। अब फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है कि योगी जी के कर्तव्य विमूढ़ हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उनसे कुर्सी के मोह के कारण उनसे जो है इस ढंग का कोई साहसिक फैसला लेते नहीं बन रहा है, भले ही वो शान की बात है कितनी भी करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन दर्शकों ने आज पहली बार हमारा वीडियो देखा है उनसे हमारा निवेदन है कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वो स्वयं भी और अपने मित्रों को भी और अपने परिजनों को भी वो प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि जिस तरह का जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करें और आज के वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंद हो जाता है क्या, हटाना जरा।